हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी के पहले दो चैप्टर संसाधन और विकास और दूसरा वन एवं वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है और 12 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन का ये सेट बनता है। ये क्वेश्चंस जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए हैं, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए रखते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सामान्य ज्ञान को, आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो अपने जनरल नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में है और एनसीईआरटी सिलेबस से लिए गए हैं। मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस बाय निशा मिश्रा। आप YouTube पे ये लाइन टाइप करके आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, ये ज्योग्राफी के दो चैप्टर हैं। इनके नाम हैं संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? आंसर है दो भागों में, जैव और अजैव। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? दो प्रकार के। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। दूसरा क्वेश्चन, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो आंसर है समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट है संभावी संसाधन क्या होते हैं? आंसर है वे संसाधन जो किसी देश में मौजूद तो हैं, उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता वहां पे पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनका कभी उपयोग नहीं किया गया है। तो ये संसाधन हो सकता है, संभव है कि भविष्य में, निकट भविष्य में इनका प्रयोग किया जाए, इसलिए इन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो आंसर है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ और समय था जून 1992 में। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे 3 से लेकर 14 जून तक, 1992 में 3 से लेकर 14 जून तक ये सम्मेलन चला था और 100 मुद्दों पर, पर्यावरण से संबंधित लगभग 100 मुद्दों पर इस पे चर्चा हुई थी। नेक्स्ट इज भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारों के अंतर्गत आता है? कितना आता है? 27%। इसको हम इस पाई चार्ट से समझेंगे। ये है पठार, कितना परसेंट? 27%। और ये है मैदान, कितने? 43%। और ये है पर्वत। तो पर्वत का कितना हिस्सा आता है? पर्वत कितने परसेंट है? 33%। मतलब भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, जितने भी मतलब उस भारत के क्षेत्रफल के 100% भाग में से इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। इस भारत के पूरे क्षेत्रफल को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 27% भाग पर पठार आते हैं, 43% पर मैदान आते हैं और 30% पर्वत के हिस्से आता है। नेक्स्ट इज लैटराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? ये है काजू के लिए उपयोगी। तो ये रहा काजू का फल, जिसे हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये सेब के आकार का आपको इसमें ये फ्रूट दिख रहा होगा, ये रेड और येलो कलर के होते हैं और इस पे ये जो बाहर से आपको काजू की शेप में ये जो फ्रूट दिख रहा है, ये इसका बाहर की इसकी ये शेल है इसका। इसको या तो सुखाकर या फिर इसको रोस्ट करके इस छिलके को, बाहर के इस छिलके को अलग कर दिया जाता है और अंदर क्रीम या व्हाइट कलर का जो फल होता है, जिसे हम काजू कहते हैं, वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन इज देश का कितने प्रतिशत भाग मैदानों से घिरा हुआ है? 43%। पिछली स्लाइड में भी हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? सेकंड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। कब हुआ था?
1972 में ये अधिनियम पास हुआ था और इस अधिनियम के तहत जंगल जो कि जंगली जानवरों का घर होता है उसको प्रोटेक्शन दी गई थी और जंगल में रहने वाले जीवों की सुरक्षा का प्रावधान इस एक्ट के तहत रखा गया है। नेक्स्ट, जीवों के गले सड़े अंश को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ह्यूमस। दिस इज ह्यूमस। गांव में रहने वाले बच्चों ने अपने घरों में गोबर की खाद देखी होगी, उसमें कई प्रकार के कीड़े होते हैं, कोई केंचुए होते हैं, कोई व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को या उस गोबर को खाद में परिवर्तित कर देते हैं और वहीं पे ही गल सड़ के वो उसी के अंदर समा भी जाते हैं। तो उसे ही, उन गले सड़े अंश को ही ह्यूमस कहा जाता है और ये फसलों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? आंसर इज 23%। नेक्स्ट, भारत के किन्हीं 3 राज्यों के नाम बताओ जहां पर काली मृदा पाई जाती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आधा न इसको कंसीडर करेंगे, गलती से लिख दिया। अच्छा, 3 राज्यों के नाम जहां पे काली मृदा पाई जाती है। ये फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है और मैंने उस टाइम भी उस वीडियो में भी आपको कहा था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर इज एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी? एम मीन्स महाराष्ट्र, एम मीन्स मध्य प्रदेश, एम मीन्स मध्य प्रदेश और सी मीन्स छत्तीसगढ़। ये एक छोटा सा ट्रिक है इसको लर्न करने का, इस करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी हम पिछली स्लाइड्स में पढ़ रहे थे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारों के अंतर्गत आता है, कितना मैदानों के अंतर्गत आता है, कितना पर्वतों के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, इसे भी जानना जरूरी है। इसका आंसर है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आप इसको मतलब शॉर्ट में या आपको 32.7 लाख याद नहीं भी रहता है तो आप इसे लगभग 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर या 32 लाख वर्ग किलोमीटर, इस लगभग लगा के आप इसको 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं? तो पर्वत हैं 30% भाग पर, 27 पर पठार हैं और 43% क्या है, मैदान है और 30% पर्वत हैं। ये चार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताओ जहां लाल और पीली मृदा पाई जाती है। एंड आंसर इज उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन 2 राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट इज, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण लिखिए जो मानव ने बनाए हैं। सड़क हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम क्या करते हैं, वाहनों की सहायता लेते हैं और ये वाहन किस पे चल सकते हैं इजीली, बड़े स्मूथली? सड़क पे। तो सड़कों से हमारा मतलब यातायात के लिए सड़क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ये मनुष्य ने बनाई है। तो ये हमारा एक बहुत उपयोगी संसाधन है। फिर है मशीनों की से मतलब मशीनी युग ही आप इसे कह सकते हैं। कितने सारे काम हम मशीनों से पूरे करते हैं, तो ये मशीन भी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है और हमारे लिए उपयोगी तरह तरह की मशीनें हैं। फिर है रेलगाड़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो हम रेलगाड़ी को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये भी मानव निर्मित है। और मकान की इंपॉर्टेंस बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है, इसको आप भली भांति समझते हैं। सो नेक्स्ट इज, काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, एमएमसी। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? दैट इज कपास। इन्हें हम कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, कॉटन प्लांट्स कहते हैं। ये जो इसके कपास के पौधे हैं इन्हें कॉटन प्लांट्स कहते हैं और इन्हें कॉटन बॉल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने पहले लेसन में पढ़ा था। हर वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय
मृदा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे। नेक्स्ट इज लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। साइंस में भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज सीढ़ीदार खेती मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? ये पहाड़ी एरिया में की जाती है। इसमें खेत कैसे बनाए जाते हैं? जैसे सीढ़ी का आकार होता है वैसे ये खेत बनाए जाते हैं। अब इस साइड के आप पिक्चर्स को देख रहे हैं, ये पिक्चर में ये वाली साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ीदार खेत बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर फसल को उगाया जा सकता है। और इस वाले एरिया को भी देखिए, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अगर हम चाहें इस पे फसल उगाना, अगर मतलब हम इस पे फसल उगाना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट, मतलब ये जो सीढ़ी नुमा खेती है, ऐसे खेत जब हम यहाँ पे बनाएंगे तभी यहाँ पे कृषि संभव होगी, अदरवाइज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बिना इस आकृति के खेत यहाँ पे बना के खेती की जा सके। तो ऐसे स्थानों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर ही खेती कृषि की जा सकती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर इज उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन जो है एक डेल्टा भी है जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन में है। और ये सुंदरबन जो है ये पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे ये नेशनल पार्क भी है। सो वेस्ट बंगाल में ये सुंदरबन नेशनल पार्क स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पे ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, यहाँ पे बांधवगढ़ किला भी है। ये किले के लिए भी ये जगह मशहूर है और नेशनल पार्क के लिए भी ये जगह मशहूर है। नेक्स्ट इज सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है राजस्थान में और राजस्थान के भी अलवर में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। नेक्स्ट इज मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम में। मानस नेशनल पार्क। हिमालय का यव किसे कहा जाता है? बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको लास्ट टू लास्ट ईयर इससे मतलब जो मार्च 2019 के जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय का यव किसे कहा जाता है। तो ये एक औषधीय पौधा है। आप अगर 1 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है तो आप इतना सा भी लिख सकते हैं, ये एक औषधीय पौधा है और इससे कैंसर की दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इतना सा भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, इससे आपको 2 नंबर बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो इस पौधे की क्या खासियत है? ये चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। ये चीड़, जैसे चीड़ के पेड़ होते हैं ना हमारे यहाँ, बिल्कुल उसी के प्रकार का ये सदाबहार वृक्ष है। 12 महीने ये हरा भरा रहता है, जो हिमालय तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है और कैंसर की दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व भर में ये पौधा कैंसर की दवाई बनाने के लिए प्रसिद्ध है और इसकी बहुत डिमांड है। और इस पौधे की पत्तियां कुछ इस प्रकार की होती हैं और ये इसके ऊपर ये फल लगते हैं, तो इसे हिमालय का यव कहा जाता है। नेक्स्ट इज चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपने छोटी क्लासेस में भी ये क्वेश्चन पढ़ा होगा चिपको आंदोलन के बारे में। ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित आंदोलन है। पेड़ों के अंधाधुंध कटाव को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। चिपको से ही पता लग रहा है कि हिमालय की तरफ जब कभी मतलब ये काफी पुरानी बात है, जब कभी मतलब पेड़ों की कटाई के लिए माफिया वाले या कोई और पेड़ों की कटाई के लिए जंगल में आते थे, तो ये आसपास के रहने वाले लोग क्या करते थे, ये हालांकि बिल्कुल अनपढ़ थे, इन मतलब कभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी इन्होंने डिग्रियां हासिल की हो, लेकिन ये पर्यावरण की
सुरक्षा को लेकर भली भांति ये परिचित थे, इन्हें पता था पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में, तो ये पेड़ों को काटने नहीं देते थे, उन पेड़ों के साथ ये चिपक जाते थे, लिपट जाते थे उनके साथ, जिसकी वजह से पूरे गांव इसमें मतलब इस कार्य में अपना योगदान देते थे, जिस वजह से जो वन काटने वाले होते थे या वो डर के भाग जाते थे या फिर वो यहाँ पे आने की हिम्मत ही नहीं करते थे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट इज पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? केरला में। दिस इज पेरियार टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में किस पदार्थ के खनन से बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है? ये हमने फर्स्ट लेसन में ये क्वेश्चन पढ़ा था, दैट इज डोलोमाइट। डोलोमाइट कैसा होता है? एक हार्ड रॉक होती है जिसे तोड़ा जाता है, और ये ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नुकसान पहुंचा रहा है, इस टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि भूटान के कुछ एक एरिया जो है बॉर्डर एरिया पे स्थित है ये, तो वहां पे भी धूल मिट्टी से वहां के पर्यावरण को भी नुकसान ये खनन पहुंचा रहा है। नेक्स्ट इज वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अनारक्षित वन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से काफी जानकारी, हालांकि क्वेश्चन तो 30 ही थे, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी, काफी आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद भी आते होंगे, तो एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में। तब तक गुड बाय।